गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओपन पेज 42। देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वही सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमने पिछले चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में पढ़े थे। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो उसका सेक्सुअली मैच्योर होना जरूरी है। इसके बाद वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा यानी कि गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद उन गैमेट्स का फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, एक डिप्लॉयड सेल बनेगा जिसका नाम होगा जाइगोट, जो कि उसकी लाइफ साइकिल में पहला डिप्लॉयड सेल होता है। इस तरह से उसकी लाइफ साइकिल चलेगी। फिर ये डिप्लॉयड सेल माइटोटिकली डिवाइड होकर बनाएगा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जिसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। उस एम्ब्रियो का होगा डेवलपमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। तो इस तरह से फिर एक यंग वन जन्म लेता है। ह्यूमन बींग्स चूँकि विविपेरस होते हैं यानी यंग वंस को जन्म देते हैं, इसीलिए इनके अंदर कुछ मैकेनिज्म्स अलग भी हैं, वो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। देखो पेज नंबर 42 पर कुछ टर्म्स दिए इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में, इनको अंडरलाइन कर लो। देखो फर्स्ट टर्म जो है वो थर्ड लाइन में है, उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट फॉर्मेशन। मेल के केस में गैमेटोजेनेसिस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के केस में गैमेटोजेनेसिस को कहते हैं oogenesis। अच्छा, इसके बाद अगली टर्म लिखी है इन्होंने फिफ्थ लाइन में, वो है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ सेमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें तुम लोग 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, इसलिए मैं इनका रिविज़न करा रहा हूँ। ठीक है, सेमेन का ट्रांसफ़र होना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसे इंसेमिनेशन कहते हैं। और इंसेमिनेशन की वजह से क्या होता है, फिर मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि दोनों गैमेट्स का एक दूसरे से फ्यूज़न हो रहा है। इसके बाद 8th लाइन में देखो इम्प्लांटेशन लिखा है, और इससे नेक्स्ट में गेस्टेशन और फिर पार्चुरेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जो हमारा यंग वन है, यानी कि जो अभी जाइगोट बना है, ये कुछ सेल स्टेज तक डिवाइड होने के बाद आता है यूटेरस में, और यूटेरस की वॉल से ये इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि उससे जुड़ जाता है। जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से जुड़ता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इसके बाद क्या लिखा है, गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब है कि यूटेरस के अंदर रहते रहते वो अपनी कंप्लीट डेवलपमेंट स्टेज को अचीव करता है, उसे कहते हैं गेस्टेशन। और गेस्टेशन का जो ये पीरियड होता है, इस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में हम कहते हैं कि 9 मंथ्स का या 270 डेज़ का है, उसको वीक्स में भी काउंट करते हैं या ट्राइमेस्टर्स में भी काउंट करते हैं, तो उसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। और फाइनली जो टर्म है उसका नाम है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब है बेबी की बर्थ। जब उसने गेस्टेशन पीरियड पूरा कर लिया, इसके बाद वो जन्म लेता है, यानी कि उसकी बर्थ होती है, उसको पार्चुरेशन कहते हैं। तो अब जैसा कि तुम देख रहे हो पेज 42 पर, यहाँ पर एक सीक्वेंस दी है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। ये देखो, ऐसे हर चैप्टर के स्टार्टिंग में रहता है, ठीक है। और एक सजेशन है मेरी कि बुक के साइड में जो ये स्पेस होता है, जैसे इधर स्पेस है और इधर स्पेस है, इसको यूज़ करना चाहिए एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन कोई बताता है या कोई नोट्स बनाने होते हैं उसके लिए। तो पहले हम स्टडी करते हैं एनाटॉमिकल पार्ट, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद हम स्टडी करेंगे उसका फंक्शनल पार्ट, जिसमें आएगा गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन और आगे के ये सब टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पहला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको हम प्राइमरी कहते हैं, और एक वो होते हैं जिनको हम सेकेंडरी कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस।
टेस्टिस में TESTIS जब लिखा हो तो इसका मतलब वो सिंगुलर की बात हो रही है, और जब TES लिखा है तो इसका मतलब वो प्लूरल की बात हो रही है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेल्स में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी, सॉरी हमारी पेल्विक रीजन में, इसीलिए इसको हम पेयर भी कहते हैं, यानी कि टेस्टिस की पेयर, उसको हम कहेंगे टेस्टिस। ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका मतलब ये बनाएंगे गैमीट्स, इनका फंक्शन है गैमीट बनाना। और ह्यूमन बीइंग्स में गैमीट को क्या कहते हैं? स्पर्म। इसीलिए गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, स्पर्मेटोस्पर्म, स्पर्म के प्रोडक्शन यहाँ होता है, इसीलिए ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा इसके एसेसरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? देखो इस हेडिंग के नीचे इन्होंने दिया है इन स्ट्रक्चर्स के नाम। एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया और ग्लैंड्स। अब देखो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये तो हमारी बुक में दिए हुए हैं। पेज 43 पर जो ये बॉटम वाला पैराग्राफ है, इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो, यहाँ पर इन्होंने नाम दिए हैं एसेसरी डक्ट्स के। सबसे पहले है रीड टेस्टिस, रीड टेस्टिस के बाद है वासा एफरेंशिया, ठीक है। वासा एफरेंशिया के बाद है एपिडिडाइमिस, और फाइनली है वास कैफरेंस। ये तो चारों हुए एसेसरी डक्ट्स। फिर आते हैं ग्लैंड्स। ह्यूमन बीइंग्स में ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? अब तुम पेज नंबर 43 पर ही देखो, इसमें ग्लैंड्स के नाम भी दिए हुए हैं। सबसे पहले है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड। इनका डिस्क्रिप्शन इन्होंने नेक्स्ट पेज पर दिया है, पेज 44 पर। पेज 44 पर जो ये सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये वाला, इसमें दिया है प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, और उससे ऊपर एक वर्ड और लिखा है सेमिनल वेजाइकल, सेमिनल वेजाइकल। सेमिनल वेजाइकल वैसे तो एक वेजाइकल है, यानी कि पैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शन इसका भी ग्लैंड जैसा ही है। क्या होता है ग्लैंड? क्या होता है ग्लैंडुलर टिश्यू? 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्लैंडुलर टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कुछ सिक्रीट करते हैं, सिक्रीटरी जिनका फंक्शन होता है। तो इन तीनों का भी सिक्रीटरी फंक्शन है। क्या सिक्रीट करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है सीमेन पर, वो अभी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। इसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया को यूरेथ्रल ओरिफाइस या फिर पीनिस या कई लोग पेनिस भी कहते हैं, उसे ये नाम दिया जाता है। यानी एक्सटर्नल जेनिटलिया वो पाथवे है जहाँ से बाहर क्या आएगा, सीमेन बाहर आएगा। और इस कोइंसिडेंस ये है ह्यूमन बीइंग्स में कि इस ओपनिंग से बाहर क्या आता है, इस ओपनिंग से सीमेन भी बाहर आता है, इस ओपनिंग से यूरिन भी बाहर आता है, दोनों की एक ही ओपनिंग है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात आती है टेस्टिस की। टेस्टिस का साइज, टेस्टिस की लोकेशन, देखो लोकेशन इसकी क्या दी है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच के रूप में प्रेजेंट है।
और जैसा कि हम देख सकते हैं 3.1 फिगर के ए पार्ट में ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब इतना पार्ट तो एब्डोमिनल कैविटी था और ये थी टेस्टिस, तो ये इस कैविटी के बाहर है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये हुआ पेनिस। अब और नेक्स्ट क्या आता है कि एक पाउच के अंदर प्रेजेंट है, उस पाउच को नाम देते हैं स्क्रोटम। क्या फंक्शन होता है स्क्रोटम का? स्क्रोटम एक पाउच की तरह जिसका फंक्शन है कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जिसको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, उससे 2 या 2.5% लो पे रखना, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर्ली होता रहे। ये फंक्शन है स्क्रोटम का, है ना। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, उनके अंदर ये पाउच किसी ब्रीडिंग सीजन में बाहर आ जाता है और नॉर्मली वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या हैं, पूरे साल भर उनके अंदर एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की, इसीलिए वो पूरे साल भर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर ही रहता है। अब देखो इन्होंने क्या दिया है इस पैराग्राफ में। इन एडल्ट्स हीज टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर विद अ विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। ये इसके डायमेंशंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन 250 कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। और हर एक लोब्यूल में तो इनकी संख्या है 250 और हर एक लोब्यूल के अंदर 2 या 3 प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये तो कंपार्टमेंट हो गए, यानी कि लोब्यूल हो गए। इन लोब्यूल के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं 2 या 3 हर एक के अंदर, और उनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि आगे चल के मियोसिस के द्वारा बनाएंगे गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया इन्होंने। अब यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर किस किस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले देखो इन्होंने, सबसे पहले टाइप के जो सेल्स पाए जाते हैं उनका नाम है मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स का मतलब ये है कि ये वो सेल्स हैं जो मियोसिस के द्वारा गैमेट्स को बनाने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड मियोसाइट्स, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं मियोसिस में, इसलिए हम मियोसाइट्स कहते हैं। और दूसरे सेल्स जो यहाँ प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का फंक्शन है कि न्यूट्रिशन देते हैं, इसको डेवलप होते हुए गैमेट्स को न्यूट्रिशन देने का काम, या फिर मेल ये जो जर्म सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स हैं, इनको न्यूट्रिशन देने का काम सर्टोली सेल्स करते हैं। तीसरे टाइप के सेल्स को कहते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का फंक्शन है ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन। ह्यूमन बींग्स में जो एंड्रोजन होता है उसका नाम, मेल्स में उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इस एंड्रोजन को लेडिक सेल्स सिक्रीट करते हैं। लेडिक सेल्स दूसरे सेल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है। यानी लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स एक ही बात है। ये तो मैंने इन तीनों की फंक्शन बता दी है। पहले का काम गैमेट बनाना, दूसरे का काम इन पहले वाले को न्यूट्रिशन देना, है ना, सर्टोली सेल को न्यूट्रिशन देने के कारण एक काम और देते हैं नर्व सेल।
फिर आते हैं लेडी सेल्स, जिनका फंक्शन है एक सेक्स हार्मोन बनाना जो ह्यूमन मेल्स में, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो जहाँ पर ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहाँ पर इन्होंने लिखा है लेडी सेल्स सिक्रीट एंड सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट का मतलब है कि अगर इन केस बाहर से कोई ऐसा पैथोजन आता है जो कि इस सिस्टम पर में कोई डिजीज कॉज कर सकता है, तो उससे फाइट करने की एबिलिटी रखने वाले जो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं, उन सेल्स को इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स कहेंगे। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, वो इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम हैं। देखो फिगर 3.1a में डायग्राम देखो, अगर तुम इसमें ध्यान से देखो तो ये जो यूरेथ्रा है, सॉरी पेनिस है, ये पेनिस एक ऑर्गन की तरह काम करती है जो कि गैमीट्स को भी ट्रांसफर करेगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। इसके अलावा ये यूरिन को भी बाहर पास आउट करेगा। इसका पता हमें कैसे चलता है? इसका पता ऐसे चलता है कि यूरेटर देखो ऊपर से आ रहा है और ये यूरिनरी ब्लैडर में आकर जुड़ रहा है। अब यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, और बाहर ये यूरेथ्रल ओरिफाइस यानी कि यूरिन को बाहर लेके आने वाला पोर जो प्रेजेंट है कहाँ पर? पेनिस में, वहाँ से वो बाहर निकल रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो जहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट है इस डायग्राम में, सब लोग अपनी अपनी बुक में देखो ये वाला डायग्राम 3.1a, यहाँ पर टेस्टिस जो है, इस टेस्टिस से गैमीट्स को बाहर ले जाने का काम कर रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उनको कहते हैं वास्ट एफरेंस। और ये वास्ट एफरेंस फिर इसको इन गैमीट्स को कहाँ लेकर जाएगी? ये लेकर जाएगी यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें किस किस के सिक्रीशन आकर मिल रहे हैं? सेमिनल वेजाइकल के, प्रोस्टेट ग्लैंड के, ठीक है। और फाइनली जब ये सारे सिक्रीशंस मिल जाते हैं तो क्या बनता है? सीमेन, यानी सीमेन इज इक्वल टू सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स जैसे कि प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल और सेमिनल वेजाइकल, वही उसको कंप्लीट एक सीमेन का रूप देंगे जो कि आगे चल के फंक्शंस करेगा। देखो पेज 43 पर अब इन्होंने डक्ट्स के बारे में बताया लास्ट पैराग्राफ में। अब इन डक्ट्स का जो फंक्शन है वो इसी तरह से होता है जैसे जिस सीक्वेंस में इनका नाम लिखा हुआ है। जैसे टेस्टिस में गैमीट्स बने और उसके बाद इन गैमीट्स को आगे कैरी किया एक स्ट्रक्चर ने जिसका नाम है रीड टेस्टिस। अब ये रीड टेस्टिस नाम की जो ट्यूब्स हैं वो स्पर्म्स को टेस्टिस से लेके आगे ट्रांसफर करेंगी वास डेफरेंसी। ये है वासा एफरेंशिया। इसके बाद आएगी बाई एपिडिडाइमिस। देखो गैमीट्स इधर से उधर जा रहे हैं, गैमीट्स को टेस्टिस से आगे लेके जाने का काम रीड टेस्टिस कर रहा है। रीड टेस्टिस फिर उनको दे रहा है वासा एफरेंशिया को। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, वासा मतलब होता है ट्यूब, एफरेंशिया का मतलब होता है इमर्जिंग। और अगर तुम एक डायग्राम देखो पेज 43 पर फिगर 3.1b, यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड वाली इन्होंने टेस्टिस दिखाई है, इससे कुछ ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट यानी कि इमर्ज हो रहे हैं, तो इनको इन्होंने नाम दिया वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के ऊपर एक काफ़ी डेंस स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको नाम दिया है एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस का फंक्शन होता है कि ये टेम्परेरीली स्टोर करता है गैमीट्स को। इसके बाद ये इन्हें आगे ट्रांसफर कर देता है। अब मैं इन पे एरो हेड बना देता हूँ ताकि तुम्हें सीक्वेंस पता लग जाए, ठीक है। अब एपिडिडाइमिस इनको कुछ समय तक स्टोर करने के बाद ट्रांसफर कर देता है एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जिसका नाम है वास डेफरेंस। ये वो एसेसरी डक्ट्स हैं जो कि कैरी कर रहे हैं गैमीट्स को एक से दूसरी जगह। कहाँ से कैरी कर रहे हैं? टेस्टिस से कैरी कर रहे हैं। कहाँ तक कैरी करेंगे? यूरेथ्रा तक कैरी करेंगे, क्योंकि यूरेथ्रा से वो बाहर पास आउट हो जाएंगे।
और वास डेफरेंस जो होता है ये इन इस सिक्रीशन को यानी कि गैमीट्स को जिन्हें स्पर्म्स कहते हैं ये ले जाकर कहाँ पोर कर देता है, ये यूरेथ्रा में पोर कर देता है। देखो लास्ट लाइन देखो पेज 43 पर, these ducts store and transport the sperms from the testis to outside through urethra. Urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. तो यूरेथ्रल मीटस का मतलब होता है पेनिस की ओपनिंग, जहाँ से गैमीट्स बाहर ट्रांसफर होते हैं। तो ये टर्म भी इम्पोर्टेंट है, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पेज 44। देखो फर्स्ट पैराग्राफ देखो, यहाँ पर इन्होंने पेनिस के बारे में बताया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ह्यूमन मेल्स में उसे पेनिस कहा जाता है या पीनस कहते हैं कुछ लोग। पेनिस का फंक्शन क्या है कि ये मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करने का काम करेगी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। और इसकी विशेषता क्या लिखी है इन्होंने, देखो सेकेंड लाइन में, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। तो इसका ये अब देखो, अगर हम क्रॉस सेक्शन काट के देखें किसी पेनिस का तो हमें उसमें किस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, मस्कुलर। ठीक है, और उन मसल्स की विशेषता ये होती है कि अगर उनमें एक्साइटेशन की वजह से, सेक्सुअल एक्साइटेशन की वजह से या एराउजल की वजह से जिसे कहते हैं, अगर उसमें ब्लड भर जाए, है ना, ब्लड वेसल्स उसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती हैं, एक्साइटेशन के समय उसमें ब्लड फिल कर देती है। और जैसा कि तुमने देखा होगा कि अगर हम एक बैलून में पानी या हवा भरे तो वो कैसा हो जाता है, वो टर्जेड हो जाता है। पहले फ्लैसिड था, अब टर्जेड हो जाता है। तो उसी तरह से पेनिस का स्ट्रक्चर भी होता है कि अंदर से हॉलो मसल्स हैं, उसमें ब्लड फिल आया और वो क्या हो गई, वो टाइट एंड इरेक्ट हो गई। उसे क्या कहते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। तो इरेक्शन से ये फायदा होता है कि वो इस लायक बन जाता है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में गैमेट्स को ट्रांसफ़र कर सके, है ना। क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक टफ या स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए। फ्लैसिड से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर एक टर्जेड स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, अब टर्जेड और फ्लैसिड क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्लास 9th का है। ठीक है, वो तुम लोग खुद ही ढूंढना। अब देखो आगे इन्होंने क्या लिखा है, द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन। अगर तुम 3.1 फिगर का ए वाला पार्ट देखो तो इसमें पेनिस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बना है। ये पेनिस है और इसके आगे वाला पार्ट कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये जो इसका ये एनलार्ज पार्ट होता है आगे वाला, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन का लूज फोल्ड होता है जो कि आगे या पीछे हो सकता है, उसे हम कहते हैं फोरस्किन। फोरस्किन का दूसरा नाम प्रीपियूस है, PREPUCE। ठीक है, और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। सबसे लास्ट पैराग्राफ जो दिया है इस टॉपिक का, उसमें इन्होंने ग्लैंड्स की बात करी है। सबसे पहला जो ग्लैंड है उसका नाम है सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब मैं एक एक करके इनकी फंक्शंस बोर्ड पे लिखूंगा और तुम लोग नोट कर लेना। सबसे पहले आता है सेमिनल वेजाइकल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनके सिक्रीशन आकर मिलते हैं स्पर्म्स के साथ, तब जाकर वो सीमेन बनता है। इसका मतलब ये सब, इन सब के सिक्रीशन क्या है, सीमेन को एक विशेषता दे रहे हैं। तो सेमिनल वेजाइकल का फंक्शन ये होता है कि pH2 सीमेन, यानी कि ये सीमेन का pH मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल।
प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन है, ये पीएच भी मेंटेन करता है और इसके अलावा ये मोटिलिटी भी मेंटेन करता है। मोटिलिटी का मतलब है स्पर्म्स मूव कर सकें, इसकी उन्हें एबिलिटी देता है। इसके बाद आते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या है? ये ल्यूब्रिकेशन और पीएच, ये दो चीजें मेंटेन करता है कि पीएच मेंटेन करेगा और ल्यूब्रिकेशन देगा। ल्यूब्रिकेशन देने का यानी कि उनका पाथ स्मूथ करने का फायदा होता है कि गेमीट्स आराम से स्विम करते हुए मेल जेनिटल ट्रैक्ट्स की जो अलग अलग ट्यूबिंग्स हैं, जिनको अभी हमने पढ़ा है, उनको क्रॉस करते हुए बाहर आ जाते हैं और इसके बाद फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी उन्हें अलग अलग तरह के पाथवेज का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी वो आराम से स्विम करते हुए चले जाते हैं। तो ये ल्यूब्रिकेशन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स देते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का एक नाम और है, उन्हें कहते हैं काउपर, COWPER। ठीक है, तो ये थे 3 अलग अलग ग्लैंड। और देखो इनके बारे में इन्होंने कुछ और बातें लिखी है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो इनके तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन में एक शुगर और प्रेजेंट होती है जिसे फ्रक्टोज शुगर कहते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि मेल गैमीट्स जो होते हैं उनके पास एक फ्लैजेला है, जिसकी वजह से वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्विम करते हुए जाते हैं। तब उनकी एनर्जी का जो सोर्स होता है वो ये वाली शुगर होती है, फ्रक्टोज। इसके बाद आगे लिखा है इन्होंने कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ये जो कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं ये स्पर्म्स को आगे चल के जो एग है यानी कि ओवम है उसके बाहर की लाइनिंग को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स और कैल्शियम किसमें हेल्प करेंगे? वो फीमेल गैमेट की बाहर की लाइनिंग को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे ताकि मेल गैमेट यानी स्पर्म उसमें क्या हो जाए, एंटर हो जाए। इसके बाद लिखा है सिक्रीशंस ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये ल्यूब्रिकेशन का फंक्शन तो मैंने बता ही दिया है ना। ल्यूब्रिकेशन अगर पेनिस की होगी तो उसमें क्या है कि वो आराम से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंसेमिनेशन कर पाएगी। देखो फिगर 3.2। अब 3.2 फिगर में इन्होंने क्या दिखा है? इसमें इन्होंने एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, और क्रॉस सेक्शनल व्यू में हमें क्या दिख रहा है कि बीच वाला जो डार्क रेड स्पेस है वहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है जो क्या बनाते हैं, जिनको लेडिक सेल्स भी कहते हैं, एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं। बीच में जो ब्लैक बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं वहाँ पर लिखा है इन्होंने स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि ये कौन से ये हैं मेल गैमीट्स को बनाने वाले सेल्स। और सबसे बीच में जो सेल्स हैं उस पर टेल्स यानी कि फ्लैजेला डेवलप हो गए, उसको उन्होंने स्पर्मेटोजोआ लिखा है। तो जोआ का मतलब ये क्या बताता है कि यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि फ्लैजेलम डेवलप हो गया है। स्पर्मेटोगोनिया स्टार्टिंग सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसके बाद कुछ सेल्स को इन्होंने लिखा है सर्टोली सेल्स, ये है न्यूट्रिशन देने वाले नर्व सेल्स। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्क्रिप्शन। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे को कमेंट्स में पूछना, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।